हाँ जी बच्चों, तो इसी में एक अगली रिएक्शन है। जैसे अपन ने क्लोरीन का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई। फॉस्फोरस का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई। सिमिलरली अगर सल्फ़र का अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सल्फ़र ये जीरो से यहाँ चला जाएगा। यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +2 -6 = 0। तो यहाँ x आ जाएगा +2, तो यहाँ सल्फ़र आ जाएगा +2 में और यहाँ सल्फ़र आ जाएगा -2 में। तो 0 से +2 में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और 0 से -2 में इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपन ये इसका कुछ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलो इसके बाद में अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में आता है कि एलोट्रोप्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप सबसे पहले अपन कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ते हैं। अब कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म दो तरह की होती है। एक होता है इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होता है इसका अमोर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमोर्फस फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन कौन से आएंगे, इसमें तीन आते हैं यहाँ पर। एक आता है डायमंड, एक आता है ग्रेफाइट और एक आता है फुलरेन। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन। अमोर्फस फॉर्म में भी अमोर्फस फॉर्म कौन कौन सी होती है, जैसे कोल हो सकता है, जैसे चारकोल हो सकता है। ठीक है, जैसे कोक हो सकता है, लैम्प ब्लैक और कार्बन ब्लैक। लैम्प ब्लैक और कार्बन ब्लैक, तो ये कुछ इसकी अमोर्फस फॉर्म है। हाँ जी, अब अपन थोड़ा सा पहले डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस देखते हैं। तो एक साइड आ जाएगा डायमंड, एक साइड आ जाएगा ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट देखते हैं डिफरेंस। सबसे पहला, वन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू, डायमंड में अपन को पता ही है एक कार्बन एटम जो होता है 4 कार्बन एटम से अटैच रहता है। 4 अदर कार्बन एटम। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल इसका। फिर ये वाला कार्बन भी 4 कार्बन से अटैच होगा, फिर ये वाला कार्बन भी 4 कार्बन से अटैच होगा और इस तरह चलता जाएगा। यहाँ पर सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, हाँ जी। सिमिलरली यहाँ पर वन कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 सिग्मा +1 पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ इसका ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा।
हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड लेयर भी इसकी ऐसी हो जाएगी इसके नीचे की तरफ। वही हेक्सागन हेक्सागन बन के आगे चलते जाएंगे। यहाँ क्या होता है, ये जो डिफरेंट लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स आपस में किससे अटैच होती है? वंडरवाल फोर्स से अटैच होती है। वंडरवाल फोर्स से अटैच होती है। एक एक लेयर में सारे के सारे एटम जो होते हैं ना, वो कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं और डिफरेंट लेयर्स आपस में वंडरवाल बॉन्ड से अटैच होती है। अभी आप यहाँ किसी भी कार्बन को कंसिडर कर लो कि किसी भी कार्बन ने थ्री कार्बन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है, यानी हर कार्बन का जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। जैसे इसका भी फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका भी फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? पाई बॉन्ड। इसका भी फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका भी फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो क्या बना लेंगे आपस में? पाई बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? हेक्सागोनल ज्योमेट्री हो जाएगी। हेक्सागोनल क्रिस्टल की फॉर्म में अरेंज रहता है ग्रेफाइट। ठीक है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ ये थोड़ा कॉम्पैक्ट, डायमंड जो होता है ये कॉम्पैक्ट होता है, ग्रेफाइट थोड़ा होलो होता है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी कैसी होती है? हाई होती है, हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है, तो ये आ जाएगा लो डेंसिटी। लो डेंसिटी, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो ये जो होता है डायमंड, इट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा होता है? ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये कंडक्टर होता है। कंडक्टर ड्यू टू delocalized पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, delocalized पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जो पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पूरी की पूरी एक विद इन द लेयर मूव करता रहता है। ठीक है, कंडक्टिविटी विद इन द लेयर, कंडक्टिविटी विद इन लेयर। हाँ जी, जो डायमंड होता है थोड़ा हार्ड होता है। अगर ये हार्ड होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो ग्रेफाइट होता है थोड़ा टफ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो इट इज हार्ड, डायमंड इज हार्ड। हार्ड क्यों होता है? 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। और ये जो होता है
ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्स, वीक वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स बिटवीन लेयर्स। जो डिफरेंट लेयर्स होती है उनके बीच में वांडरवाल फोर्स होता है, इस वजह से सॉफ्ट होता है। तो जैसे अपन पेंसिल को जब चलाते हैं पेपर के ऊपर, तो पेंसिल अपना मार्क छोड़ती जाती है, इसका मतलब वो मार्क क्या है, वो ग्रेफाइट की एक लेयर है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ डायमंड में जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये होता है 154 पिकोमीटर, है ना। ये किसकी वजह से, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है ये। और इधर जो होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये होता है 141 पिकोमीटर। क्योंकि यहाँ क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है डायमंड में और ग्रेफाइट में, सिंपल। हाँ जी, अब इसमें इन्हीं के थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डायमंड ग्रेफाइट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेफाइट इज मोस्ट थर्मोडाइनेमिक स्टेबल। ठीक है, मोस्ट थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ये ध्यान रखना, ग्रेफाइट इज मोस्ट थर्मोडाइनेमिक थर्मोडाइनेमिक मोस्ट थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। वे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, हैंस इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नोट, ये क्या होता है, ये जीरो होता है। ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिक फॉर्म से ये अपन को याद रखना है, थर्मोडायनेमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ग्रेफाइट, और इसी का डेल्टा एच एफ कितना मानते हैं अपन, जीरो मानते हैं। ठीक है, हाँ जी। सेकंड पॉइंट क्या है, डायमंड इज हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, जो डायमंड होता है वो तो हार्डेस्ट होता है, डायमंड इज हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और जो लैम्प ब्लैक होता है, या जो कार्बन ब्लैक है, कार्बन ब्लैक या लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक ये जो होता है ये सॉफ्टेस्ट होता है, इज सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक सॉफ्टेस्ट होता है, और डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट form
डैंगलिंग बॉन्ड्स, डैंगलिंग बॉन्ड, ये डैंगलिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऐसा क्यों करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी, presence of free valency at surface। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है? तो देखो, डायमंड और ग्रेफाइट में क्या होता है, जैसे डायमंड है ये, अब डायमंड में ये जो सरफेस वाले कार्बन होते हैं, जो सरफेस वाले कार्बन होते हैं वो उनके सरफेस पर कुछ वैलेंसीज क्या होती है, फ्री होती है। अब ये जो इनकी फ्री वैलेंसी है, देखो सरफेस वाले कार्बन मतलब ये सबसे लास्ट कार्बन है। अब ये सबसे लास्ट कार्बन है तो ये नीचे से तो बॉन्ड बना के रखते हैं विद इन द मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, तो लेकिन अब इनके बाहर कोई एटम नहीं है तो इनकी जो बाकी वैलेंसीज है, बस सबसे लास्ट वाले कार्बन एटम की जो वैलेंसीज है वो कंप्लीट नहीं होती है। अब अगर कंप्लीट नहीं होती है तो वो इसके लिए क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। तब तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल जो होते हैं वो इनके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। इसका मतलब डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो प्योर नहीं रह पाते, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल इनके अंदर आ जाते हैं, तो ये इम्प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के साथ खुद की फ्री वैलेंसी की वजह से जो बॉन्ड बनाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, डैंगलिंग बॉन्ड बोलते हैं। परफेक्ट, ठीक है। फुलरेन ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि फुलरेन की सरफेस पर फ्री वैलेंसी होती ही नहीं है, वो भी आपको उसके स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएंगी। चलें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो ग्रेफाइट होता है ना, aqueous solution of graphite, aqueous solution of graphite is known as aquadag। ग्रेफाइट का एक्वस सॉल्यूशन को एक्वाडेग बोलते हैं, एक्वाडेग। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेफाइट इज ऑल्सो नोन एज प्लम्बैगो। ग्रेफाइट को प्लम्बैगो भी बोलते हैं, प्लम्बैगो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेड पेंसिल में यूज आते हैं, ड्यू टू यूज इन लेड पेंसिल। तो जैसे ये पेपर है, अब अगर इस पेपर के ऊपर अपन जैसे पेंसिल चलाते हैं तो ऐसे ब्लैक साइन छोड़ता हुआ चलता है वो, तो वो जो, ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं अपन, इसे ही प्लम्बैगो बोलते हैं, इसी इफेक्ट को बोलते हैं प्लम्बैगो। हाँ जी। ग्रेफाइट अगला, ग्रेफाइट का एक अगला इंपॉर्टेंट यूज क्या है, ग्रेफाइट is used as dry lubricant at high टेम्परेचर पर ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज आता है ग्रेफाइट, ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, ग्रेफाइट का और क्या क्या यूज आता है। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड इन टेनिस रैकेट्स। अभी बहुत थ्योरेटिकल बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। टेनिस रैकेट, फिशिंग रोड, जो फिशिंग रोड होती है उसमें भी ग्रेफाइट, वो भी ग्रेफाइट से बनी होती है। फिशिंग रोड,
ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ हाई होती है और ये बहुत लाइट वेट होती है। ठीक है, बिकॉज ग्रेफाइट इज लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ। वेट तो लाइट होता है और स्ट्रेंथ कैसी होती है इसकी? हाई होती है, हाई स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, अब जो क्रूसिबल बना होता है, क्रूसिबल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, क्रूसिबल जो होता है वो कंटेनर होता है, मेड ऑफ ग्रेफाइट बिकॉज इट इज not affected by acid और बेस। अगर मुझे किसी कंटेनर में कोई रिएक्शन करवानी है तो वो क्रूसिबल अपन लेते हैं, उस कंटेनर को बोलते हैं क्रूसिबल। वो जो कंटेनर बना होता है क्रूसिबल, वो ग्रेफाइट का बना होता है, क्योंकि एसिड और बेस से अफेक्ट नहीं होता। तो ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें थी ग्रेफाइट और डायमंड की। ठीक है, इसी में डायमंड में इसका थर्ड फॉर्म और होता है, दैट इज फुल रिंग। ठीक है, अब आप देखो, जो कॉमन फुल रिंग होता है वो दो तरह का होता है, C60 और C70। कॉमन फुल रिंग इज C60 एंड C70। ठीक है ना, C60 जो होता है, C60 इज नॉन एज बकमिंस्टर फुल रिंग। एक साइंटिस्ट था, बकमिंस्टर फुल रिंग। ठीक है, इसे बकमिंस्टर फुल रिंग या बकी बॉल भी बोलते हैं, बकी बॉल। हाँ जी, तो समझ आ रहा है आपको? तो ये अब अपन फुल रिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो फुल रिंग को बकमिंस्टर फुल रिंग या बकी बॉल भी बोलते हैं। हाँ जी, चलो अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, फुल रिंग का। जो C60 होता है, C60, इसमें टोटल 32 फेसेस होते हैं। इन C60 32 फेसेस होते हैं। ठीक है, इसमें 20 फेसेस तो हेक्सागोनल होते हैं, हेक्सागोनल, और जो बाकी 12 फेसेस हैं वो पेंटागोनल होते हैं, पेंटागोनल। इस तरह से, मतलब यहां पर जैसे, तो बस ये ध्यान रखना है, इसमें टोटल 32 फेसेस होते हैं। ठीक है, टोटल 32 रिंग्स होती है, 32 फेसेस होते हैं। अभी जो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग, इसमें कुछ मेंबर 5 मेंबर, कुछ रिंग 5 मेंबर की होती है। ठीक है, और कुछ रिंग जो होती है वो फेसेस को आप रिंग बोल सकते हो। 32 रिंग्स होती है, 32 रिंग्स। तो 20 रिंग्स जो होती है वो तो हेक्सागोनल शेप की होती है, और 12 रिंग जो होती है वो
पेंटागोनल शेप की होती है। अब 5 मेंबर रिंग जो होती है, 5 मेंबर रिंग ये तो केवल और केवल 6 मेंबर के रिंग से फ्यूज रहती है, यानी इसके चारों तरफ केवल 6 मेंबर की रिंग होती है। रिंग इज फ्यूज्ड विद ओनली 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग्स। बट जो 6 मेंबर रिंग्स होती है, 6 मेंबर रिंग्स आर fused with both 5 and 6 member rings, 6 member rings। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि छोटी रिंग के चारों तरफ तो केवल बड़ी रिंग होती है, लेकिन बड़ी रिंग के चारों तरफ छोटी और बड़ी दोनों रिंग होती है। 5 के चारों तरफ केवल 6 मेंबर की रिंग होती है, और 6 के चारों तरफ 5 और 6 दोनों तरह की रिंग हो सकती है। ठीक है, तो जो फुल रिंग होता है ना, फुल रिंग ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म of carbon due to absence of dangling bond, carbon due to absence of dangling bond। डैंगलिंग बॉन्ड के एब्सेंस की वजह से, डैंगलिंग बॉन्ड की एब्सेंस की वजह से ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब इसमें सरफेस पर फ्री बैलेंसेस नहीं होती है। अब सरफेस पर फ्री बैलेंसेस नहीं होगी तो ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, और कंबाइन नहीं होगा तो ये क्या होगी, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होगी। इस तरह से इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये कैसा होता है, एरोमेटिक होती है। एरोमेटिक, फुलरिन एरोमेटिक होती है। फुलरिन जो होता है उसको बनाते कैसे हैं, तो फुलरिन इज प्रिपेयर्ड बाय fullerene is prepared by heating of graphite। graphite in electric arc, in presence of inert gas। इनर्ट गैस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक आर्क के साथ में ग्रेफाइट को हीट करने से क्या बनता है, फुलरिन बनती है। तो ये अपन ने कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़े। ठीक है, क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होती है उसकी। चले, इसके बाद में नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म आते हैं फॉस्फोरस के। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म, इसकी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। एक होता है वाइट, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक। वाइट, रेड और ब्लैक। जो फॉस्फोरस वाइट होता है वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया वाइट। ये थोड़ा सा ऑफ वाइट होता है,
वाइट और ये येलोइश फॉर्म होती है, वाइट और येलो। इसके बाद में जो इसका रेड फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस, उसमें बीच वाली एक लेयर ब्रेक हो जाती है। फॉस्फोरस, 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 ये वाली जो लेयर थी, ये वाली जो लेयर है, ये बीच वाली, ये वाली लेयर ब्रेक हो जाती है। अब जब ये ब्रेक हो जाएगी तो इसकी दो वैलेंसी फ्री होगी, इधर और इधर। सिमिलरली जो बगल वाला होगा, उसमें भी बीच वाली लेयर ब्रेक हो जाएगी, जो हॉरिजॉन्टल लेयर थी। तो इधर वाली लेयर ब्रेक हो जाएगी, इसके साथ बॉन्ड बना लेगी, इधर वाली लेयर ब्रेक होगी, आगे वाले के साथ बॉन्ड बनाएगी। इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? रेड वाले का। तो ये रेड फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस। अब इसके बाद में जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है वो तो इस तरह हेक्सागन लेयर्स बनाता है, हेक्सागन लेयर्स बनाता है। तो इस तरह हेक्सागन लेयर्स बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है। तो ये भी इसका ब्लैक फॉस्फोरस है, ब्लैक। ठीक है, इसे अल्फा ब्लैक। अभी इसकी ब्लैक की दो फॉर्म होती है, एक होती है अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। हाँ जी। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेंस इनमें कौन होता है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? ब्लैक वाले की होती है, कि ब्लैक वाला लेयर्ड फॉर्म में, हेक्सागन फॉर्म में अरेंज होता है, तो उसका मोलिकुलर वेट हाई रहता है। तो चाहे अपन डेंसिटी का ऑर्डर देखें, चाहे मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर देखें, चाहे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, यहाँ जो ऑर्डर आता है वो आता है ब्लैक, देन रेड, देन वाइट। ब्लैक, रेड एंड वाइट। ठीक है, ये ऑर्डर अपन ध्यान रखेंगे भाई। ओके, अब यहाँ इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो देखो, जो वाइट वाइट फॉस्फोरस होता है ना, वाइट फॉस्फोरस, जब उसको 573 केल्विन 573 केल्विन के इनर्ट एटमॉस्फेयर, इस इतने टेम्परेचर पर, इनर्ट एटमॉस्फेयर पर जब हीट करते हैं, ठीक है, तो यहां से बनता है रेड। अब इस रेड को 803 केल्विन और हाई टेम्परेचर 803 केल्विन और हाई टेम्परेचर पर जब हीट करेंगे, तो यहां से क्या बनेगा? अल्फा ब्लैक बनेगा। और जब इसको, वाइट वाले को, हाई प्रेशर और 473 केल्विन टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं, तो यहां से बनता है बीटा ब्लैक। यहां से क्या बनता है? बीटा ब्लैक। तो इसका मतलब याद रखो, बीटा ब्लैक, जो ब्लैक की जो दो फॉर्म थी, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक, बीटा ब्लैक बनेगा वाइट से और अल्फा ब्लैक बनेगा रेड से।
ठीक है, ये इसके फॉर्मेशन का मेथड है, हालांकि इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी अपन ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अब अपन वाइट और रेड फॉस्फोरस में कुछ डिफरेंसेस समझते हैं। तो इधर आ जाएगा मेरे पास वाइट फॉस्फोरस और इधर आ जाएगा मेरे पास में रेड फॉस्फोरस। वाइट और रेड फॉस्फोरस, तो वाइट जो होता है ये मोनोमर, मोनोमर मतलब ये होता है वाइट, ये देखो ये वाला वाइट। अब ये एक P4 यूनिट जो है, अब दूसरे P4 यूनिट के साथ में कैसे कनेक्टेड होगी, डायरेक्ट बॉन्ड तो है ही नहीं वहाँ पर। अब दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता है तो उनके बीच में कौन से फोर्सेज होते हैं, तो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्सेज होते हैं, वंडरवाल, ठीक है। और वंडरवाल में भी कौन सा पर्टिकुलर, तो वंडरवाल में ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो यहाँ लंदन फोर्स होगा। तो यहाँ पर मोनोमर, मोनोमर ऑफ P4 attracted by van der वाल फोर्स, ठीक है। जबकि यहाँ जो दो यूनिट होती है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होती है। यहाँ जो उसकी मोनोमर, डिफरेंट P4 units are connected by different P4 units are connected by covalent bond, covalent bond and form polymer, पॉलीमर, ठीक है। वो कनेक्ट होते जाते हैं, कनेक्ट होते जाते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ जी, तो ये जो होता है ये वैक्स लाइक सॉलिड होता है, वैक्स लाइक सॉलिड। और ये जो होता है रेड फॉस्फोरस, ये पाउडर फॉर्म होता है, पाउडर फॉर्म। हाँ जी, ये जो होता है वाइट फॉस्फोरस ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है, ये लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव। जबकि जो वाइट, जो रेड वाला होता है, रेड वाला ये नॉन पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। नॉन पॉइजनस और लेस रिएक्टिव, ठीक है। हाँ जी, वाइट वाला जो है ये इतना हाई रिएक्टिव होता है कि ये डार्क में भी ग्लो करता है। तो ग्लो इन डार्क, ग्लो इन डार्क ड्यू टू slow oxidation, due to slow oxidation and form dense white fumes, dense white
fumes of P4O10। ठीक है, P4O10 के डेंस वाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और ये जो होता है ये रेड वाला ये थोड़ा स्टेबल होता है, तो ये डार्क में ग्लो नहीं करता। डू नॉट ग्लो इन डार्क, डार्क में ग्लो नहीं करता है। जो वाइट फॉस्फोरस होता है ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है। तो इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इन वाटर बट soluble in organic solvent, organic solvent like CS2। कार्बन डाइसल्फाइड में soluble होता है। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो होता है ये किसी में भी सॉल्यूबल नहीं होता है, रेड फॉस्फोरस नॉट सॉल्यूबल इन वाटर एंड CS2, ये इनमें किसी में भी सॉल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ी फॉस्फोरस की। इसके बाद में नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म आती है एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। अब इसके बाद में सल्फर के एलोट्रोप्स आते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, अगेन वही क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन कौन सी होती है? रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर और अल्फा सल्फर और येलो सल्फर। येलो सल्फर, ठीक है। एक होता है यहाँ मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर। ये तो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। इसके अलावा प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर जिसे गामा सल्फर भी बोलते हैं, गामा सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर और कोलोइडल सल्फर, कोलोइडल सल्फर। तो ये इसकी कुछ रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो होती है वो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, और ये कोलोइडल सल्फर, प्लास्टिक सल्फर या मिल्क ऑफ सल्फर ये इसकी एमोर्फस फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये जो अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 369 केल्विन है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा सल्फर में, और अगर टेम्परेचर कम है 369 केल्विन से
अगर टेम्परेचर कम है 369 केल्विन से तो बीटा सल्फर अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस बोले तो 298 केल्विन, जो 369 से कम है। ठीक है, तो 369 से कम पे अल्फा सल्फर स्टेबल होता है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे कौन स्टेबल होता है, अल्फा सल्फर ज़्यादा स्टेबल होता है। बाकी इनकी, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो बोथ अल्फा एंड बीटा फॉर्म एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करते हैं किसकी फॉर्म में, इन S8 फॉर्म। यहाँ पर 369 जो होता है वो इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, 369 पे दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। एट 369 केल्विन बोथ अल्फा एंड बीटा फॉर्म, बोथ अल्फा एंड बीटा फॉर्म एग्जिस्ट। ठीक है, और ये जो दोनों के दोनों होते हैं दोनों ही इनसॉल्यूबल होते हैं। बोथ आर इनसॉल्यूबल, किसमें इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड, ये दोनों ही इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CS2। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, जो रोम्बिक है, रोम्बिक रोम्बिक ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है इसकी। रोम्बिक फॉर्म, रोम्बिक फॉर्म कौन सी होती है, अल्फा सल्फर। ठीक है, अल्फा या रोम्बिक, तो ये ज़्यादा स्टेबल होती है। अब स्टेबल कहाँ होती है, ये रूम टेम्परेचर पर जो 369 से कम होता है। रोम्बिक सल्फर इज मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, हाँ जी। अब यहाँ इसके अलावा S8 के अलावा इसकी S6 फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। जो S6 होती है ये चेयर फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर की S8 के साथ साथ एक S6 फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है और इवन S2 भी एग्जिस्ट करती है। तो S6 कैसा होता है, ये चेयर फॉर्म होता है। अगर आपने कन्फर्मर्स पढ़े हैं तो कन्फर्मर्स में साइक्लोहेक्सेन भी चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही S6 भी चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो S2 फॉर्म होती है, S2 फॉर्म ऑफ सल्फर, S2 फॉर्म ऑफ सल्फर exist in vapor phase, exist in vapor at very high temperature। ठीक है, at very high temperature, very high temperature, ऑलमोस्ट 1000 केल्विन के अराउंड जो टेम्परेचर होगा ना, तब ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट इन वेपर फेज, हाँ जी।
अब अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, अगर डेंसिटी की बात करी जाए तो जो अल्फ़ा सल्फ़र होता है ना, अल्फ़ा सल्फ़र, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है बीटा सल्फ़र से। अल्फ़ा ज़्यादा डेंस होता है बीटा से, ठीक है। हाँ जी, यहाँ मेरे पास इधर टिन है। अब ये टिन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो जो क्रिस्टलाइन टिन है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, ये होता है वाइट और ये होता है ग्रे पाउडर। ग्रे पाउडर, ठीक है। जब टेम्परेचर लो होता है तो जो वाइट टिन होता है यानी क्रिस्टलाइन टिन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रे टिन में। तो बेसिकली अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये है क्या, तो ये नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ टिन। एलोट्रोप्स ऑफ टिन या एसएन, ठीक है ना। तो जो लो टेम्परेचर होगा, उस लो टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन फॉर्म अमोर्फस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी लो टेम्परेचर पर अमोर्फस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसकी पाउडर फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स कंप्लीट करे। हाँ जी, हाँ जी। अब इसी में अपन एक नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं, दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में ये किस यूज में लेते हैं, वाटर रिमूवल के लिए। तो दे आर यूज्ड फॉर वाटर रिमूवल, दे आर यूज्ड फॉर वाटर रिमूवल। कौन कौन से हो सकते हैं, तो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एनहाइड्रस CaCl2, कैल्शियम ऑक्साइड P2O5 बोले या P4O10 बोले, ये एक ही बात है। तो जैसे एग्जांपल मान लो मुझे दिया हुआ है HCOOH और यहां लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या करेगा, वाटर रिमूवल का काम करेगा। यहां से वाटर निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा, CO बचेगा। जैसे COOH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, तो यहाँ अगेन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। अब यहाँ COOH CH2 COOH, तो यहाँ पर अगर अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लें, H2SO4 यूज कर लें, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, देखो यहाँ से दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, -2H2O। इसे अपन थोड़ा सा ऐसे ऐसे अरेंज करके लिखा जा सकता है, H और H। तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से गया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से गया, तो पीछे क्या बचेगा, C3O2। क्या बचेगा पीछे, C3O2। इस तरह से इसे कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन
सब ऑक्साइड, ये क्या है C3O2, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसी में एक पॉइंट और आता है चेयरिंग ऑफ शुगर। नेक्स्ट एग्जांपल है चेयरिंग ऑफ शुगर। अगर शुगर को डिहाइड्रेट कर दो, शुगर को डिहाइड्रेट कर दो तो उसे क्या बोलते हैं, चेयरिंग ऑफ शुगर बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर। तो जैसे C12H22O11, अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अपन यूज में ले लें तो यहाँ से 11 H2 बाहर निकल जाएंगे और पीछे क्या बचेगा, 12 कार्बन बचेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा कार्बन होता है, दिस इज ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अमोनिया होती है, अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड बाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अमोनिया एक बेस होती है और H2SO4 एक एसिड, तो यहाँ डिहाइड्रेशन के बजाय पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो। सिमिलरली एनहाइड्रस CaCl2 के थ्रू भी उसे अपन ड्राई नहीं कर सकते और P2O5 के थ्रू भी ड्राई नहीं कर सकते, या P2, ठीक है, P4O10 के थ्रू भी ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमोनिया एक बेस है और बेस एसिड के साथ मिलके क्या कर लेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद अमोनिया, दे रिएक्ट विद अमोनिया, ये अमोनिया से रिएक्शन कर लेंगे, तो रिएक्शन थोड़ी करवानी है। इसलिए बेस को किससे डिहाइड्रेट करोगे, किसी बेस से ही डिहाइड्रेट करोगे। अमोनिया इज ड्राइड बाई या डिहाइड्रेटेड बाई कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं अपन, क्विक लाइम बोलते हैं। तो इसको अपन इसके थ्रू डिहाइड्रेट करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, चलो अब इसी में एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं अपन, जिसे बोलते हैं दैट इज एलम। एलम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम ये होता है M2SO4 डॉट M2-SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। यहाँ M क्या है, M है मोनोवेलेंट कैटायन, मोनोवेलेंट कैटायन है ना, जैसे Na+, K+, अमोनियम आयन एक्सेट्रा। इसके अलावा ये जो M- है ये क्या है, ट्राईवेलेंट कैटायन, ट्राईवेलेंट कैटायन, ट्राईवेलेंट जैसे Fe+3, जैसे Cr+3, जैसे Al+3 है ना, एक्सेट्रा, इस तरह से। अब यहाँ पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटाश एलम, इसे फिटकरी भी बोलते हैं, पोटाश एलम को और क्या बोलते हैं, इसे फिटकरी भी तो बोलते हैं, फिटकरी। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस
.24H2। ठीक है, बेसिकली यहाँ देखो क्या है, यहाँ 2 पोटेशियम मेटल है, 2 एल्यूमिनियम मेटल है, 4 मेटल हो गए, 24 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। तो हर मेटल पे कितने वाटर मॉलिक्यूल आ गए, यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल आ गए। तो यह आ जाएगा KH2O का होल 6। सिमिलरली टू एल्यूमिनियम H2O का होल 6 और .4H2O, यानी हर एक मेटल यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है और 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अटैच रहता है। हाँ जी, तो ये इसका इसका इस तरह से फॉर्मूला होता है। ऐसे यहाँ एक क्रोम एलम यूज़ कर सकते हैं अपन, क्रोम एलम, क्रोम एलम ये क्या होता है, K2SO4 और एल्यूमिनियम की जगह यहाँ क्रोमियम यूज़ कर लेते हैं, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ठीक है, तो यहाँ पर अभी किस किस से मिलके बने हैं देखो, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है KOH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, उससे मिलके बना है। यहाँ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, केवल S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस होगा, तो ये तो वीक बेस, और H2SO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये इससे मिलके बने हैं बेसिकली। ठीक है, ये इससे मिलके बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं, स्लाइटली एसिड, यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो स्लाइटली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसके बाद में जो लिथियम होता है, लिथियम डज नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट या एलम। ये डबल सॉल्ट का, डबल सॉल्ट बेसिकली एलम क्या होता है, एक डबल सॉल्ट होता है। अब डबल सॉल्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो कोऑर्डिनेशन में तो अच्छी बात है, वरना ये 12th में कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। ये क्या होता है डबल सॉल्ट, जैसे अपन इनको इनके एक्वा सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ये अपने हर एक आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और हर एक आयन की टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो लिथियम जो होता है वो खुद के स्मॉल साइज की वजह से डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है ना, ओके। ये जो एलएम होता है ये क्या होता है, ये डबल सॉल्ट होता है। ये एलएम बेसिकली है क्या, ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट जो अपने हर एक आयन का टेस्ट देगा वाटर में, और जो दो एक से ज़्यादा सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पोटेशियम है, 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी पोटेशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम थोड़ी 12 इलेक्ट्रॉन रख सकता है उसके पास, इतना तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होता, तो लिथियम एलएम का फॉर्मेशन नहीं करेगा, डज नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट। ठीक है, यहाँ अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, एलएम के बारे में बात कर रहे हैं। Hence, lithium does not form alum. यहाँ जैसे हर मेटल के पास में, जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा कि यहाँ ये 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है,
अब 6 वाटर मॉलिक्यूल इसे अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो ये तो पोटेशियम तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होता है, तो इसके पास तो इतना वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, कि ये 6 लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले उन वैकेंट ऑर्बिटल में। लिथियम के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होते, तो लिथियम फॉर्म नहीं कर सकता भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं यूज ऑफ एलम की। यूज ऑफ एलम, तो एलम का बेसिकली क्या यूज है, तो बेसिकली एक तो ब्लीडिंग को यूज करने में काम आता है, स्टॉप ब्लीडिंग, स्टॉप ब्लीडिंग, ये डाइंग जो होता है उसमें मॉर्डेंट का काम करता है, मॉर्डेंट इन डाइंग, जो डाई इंडस्ट्री होती है उसमें मॉर्डेंट का काम करता है, वाटर प्योरिफिकेशन का काम करता है, वाटर प्योरिफिकेशन का काम करता है, लेदर की टैनिंग करने में काम आता है, टैनिंग ऑफ लेदर। अब ये कुछ इसके यूजेस हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने इसके सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया, ओके। हाँ जी बच्चों, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं बोरॉन फैमिली के रिगार्डिंग। तो वैसे इस चैप्टर में अभी तक अपन ने काफ़ी कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स तो पढ़ चुके हैं। अब जो पर्टिकुलर फैमिली के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेटिव बातें होंगी वो उनके बारे में स्टडी करते हैं, जो पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड होंगी। तो अपन सबसे पहले हेडिंग पुट करते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें जो B12 होता है, यानी बोरॉन जो होता है वो B12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसे बोलते हैं इकोजाहेड्रल स्ट्रक्चर, इकोजाहेड्रल स्ट्रक्चर। इस इकोजाहेड्रल स्ट्रक्चर में टोटल 20 फेसेस होते हैं, 20 फेसेस, ठीक है। इसका मतलब बहुत बल्कि सा इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्प्लेक्स सा इसका स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे इसके इसी स्ट्रक्चर की वजह से बहुत हार्ड होता है, ठीक है। ये बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड, ठीक है, ड्यू टू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इसके ग्रुप के बाकी सारे मेंबर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन इट्स ग्रुप, इसके खुद के ग्रुप में इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इन इट्स ग्रुप ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, एंड क्रिस्टलाइन नेचर, चलो, इसके अलावा जो गैलियम होता है, गैलियम का
मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, 303 केल्विन, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा ऑलमोस्ट। B12 जो, ठीक है, क्रिस्टलाइन बोरोन जो होता है, क्रिस्टलाइन बोरोन होता है B12, ठीक है, और इसी B12 का स्ट्रक्चर होता है इगोजाहेड्रल। ठीक है, बोरोन इज वेरी हार्ड, बोरोन इज वेरी हार्ड एंड ब्लैक कलर सॉलिड, ब्लैक कलर सॉलिड। चले, बोरोन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। बोरोन हैज 2 isotopes, 2 isotopes, B10 एंड B11। तो B10 जो होता है ये ऑलमोस्ट 19% होता है नेचर में, और जो B11 होता है ये लगभग 81% होता है नेचर में। ठीक है, हाँ जी। जनरली किसी भी ग्रुप में जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होती है क्या? मास बाय वॉल्यूम। टॉप टू बॉटम जाने पर जनरली मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, बट मास ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, इसलिए मास बढ़ने से डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जनरली मास इज डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, हैंस टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी क्या होती है इनकी? इंक्रीज होती है, क्योंकि मास इंक्रीज होता है। ठीक है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो लिक्विड इन समर डेज, गर्मियों में तो अपने टेम्परेचर इतना होता ही ऑलमोस्ट। हाँ जी, अब गैलियम के बारे में एक खास बात है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज वेरी लेस, 303 Kelvin, but its boiling point is very high, its boiling point is very high, so it is used in थर्मोमीटर। इसको अपन थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर टू मेज़र हाई टेम्परेचर, बाकी देखो जैसे मरकरी है, तो मरकरी को अपन थर्मोमीटर में यूज़ तो करते हैं, लेकिन मरकरी वॉलेटाइल नेचर का होता है। ठीक है, अब वॉलेटाइल नेचर का होता है तो हाई टेम्परेचर पे तो वेपराइज होकर गायब हो जाता है,
इसलिए हाई टेम्परेचर पर मरकरी की जगह गैलियम को अपन यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखो बोरोन फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड। वैसे तो बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो जनरली वो रिएक्शन करता ही नहीं है। बोरोन अगर रिएक्शन करेगा तो इसके अमोर्फस फॉर्म में जनरली रिएक्शन करता है। तो बोरोन forms only covalent compounds, because some of IP1 plus IP2 plus IP3 is very high। तो इसकी IP बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। IP का सम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जनरली कैटायन इजीली फॉर्मेशन करता नहीं है। इजीली आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है। वेरी हाई ड्यू टू small size, so prevent formation of B+3, ठीक है। ये इजीली B+3 का फॉर्मेशन करता नहीं है, आयन का फॉर्मेशन नहीं बनाएगा तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। इसका मतलब यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड ही बना सकता है ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है बोरॉन हैव एनोनिमस प्रॉपर्टी due to small size, absence of vacant d orbital, यानी इसका स्मॉल साइज है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंस है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। इनकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है बाकियों से, ठीक है। बाकी एलिमेंट से ग्रुप के इसकी ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है इन प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। टॉप टू बॉटम लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस, ठीक है। यानी BCl3 AlCl3
और GaCl3। अगर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखूँ ना मैं, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये इसके लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्यों है, ये सोचो एक बार। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो लिखो, ड्यू टू स्मॉलर साइज बॉन्ड फॉर्मेशन, हाँ जी, तो दोबारा सुनो, ड्यू टू स्मॉलर साइज बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, by accepting lone pair of boron is more। देखो बोरोन सबसे छोटे साइज़ का है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम में सबसे छोटे साइज़ का कौन है, बोरोन। अब बोरोन अगर स्मॉलर साइज़ का है तो बाहर से अगर कोई भी लोन पे डोनेट करेगा तो बोरोन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो ठीक है, वो लोन पे डोनेट करेगा, बोरोन लोन पे एक्सेप्ट करेगा। अब लोन पे एक्सेप्ट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड तो ओवरलैपिंग से बनते हैं, ओवरलैपिंग साइज़ का रेसिप्रोकल होती है। तो जहाँ सबसे छोटा साइज़ होगा वहाँ ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होगी, सबसे अच्छी ओवरलैपिंग सबसे अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसलिए सबसे ज़्यादा लोन पे लेने की टेंडेंसी BCl3 की में बोरोन की होगी, ड्यू टू स्मॉलर साइज बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ बोरोन इज मोर। ठीक है, इसी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलो एक पॉइंट और है, AlCl3 ऑन हाइड्रोलाइसिस, अगर हाइड्रोलाइसिस का AlCl3 का हाइड्रोलाइसिस किया जाए, हाइड्रोलाइसिस फॉर्म टेट्राहेड्रल AlOH का होल 4 माइनस एंड in acidified aqueous solution, form octahedral AlH2O का होल 6+3। इसका मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस से अगर पार्शियल बेसिक फॉर्म या सिंपल वाटर भी है तो यहाँ AlOH का होल 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर एसिडिफाइड एक्वस है तो वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल AlH2O होल 6 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसके बारे में। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरोन इज नॉन रिएक्टिव। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरोन इज नॉन रिएक्टिव। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है एल्यूमिनियम
form thin oxide layer एल्यूमिनियम फॉर्म थिन ऑक्साइड लेयर, ठीक है, अपने चारों तरफ एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है एंड बिकम्स पैसिव, अब ये एक्टिव नहीं रह पाता, अब ये पैसिव हो जाता है, मतलब अब ये रिएक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 बनाएगा, और ये जो ठीक है, अब जो बचा हुआ एल्यूमिनियम है उसके चारों ओर इस Al2O3 को बोलते हैं एलुमिना, इस Al2O3 की क्या बन जाती है, इसकी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है इसके चारों तरफ। तो अब जो एल्यूमिनियम है वो, अब जो बचा हुआ एल्यूमिनियम है वो एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ ही नहीं पाता, और अगर एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता तो इसलिए इसका फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है अमोर्फस बोरोन एंड एल्यूमिनियम react with oxygen and form B2O3 and Al2O3. And Al2O3, and at high temperature with nitrogen forms nitride, Bn and Aln, ठीक है। ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये Bn क्या होता है, इस Bn को बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, सॉरी, इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का जैसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ना, इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है ना। ग्रेफाइट लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट एल्यूमिनियम जो है ना, एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एल्यूमिनियम ड्यू टू इट्स एम्फोटेरिक नेचर reacts with both strong acid and strong base। ये अपने एम्फोटेरिक नेचर की वजह से इन दोनों से रिएक्शन कर लेता है। समझ आ रही है बात आपको? चलो, जैसे एल्यूमिनियम है, अगर इसकी रिएक्शन HCl से कराऊं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा AlCl3
प्लस H2 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बैलेंस कर सकते हैं। ये आ जाएगा 3H2, तो आ जाएगा 2AlCl3। तो इस तरह ही बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, अब एक्वा सॉल्यूशन में अपने आयंस के फॉर्म में रहेगा ये। और यहाँ पर अगर मैं अगेन इसी एल्यूमिनियम की रिएक्शन NaOH से कराऊँ स्ट्रॉन्ग बेस से, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा NaAlO2, इसे बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। और प्लस क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। हाँ, कभी कभी इसकी जगह ऐसा भी लिखा हो सकता है NaAlOH का होल 4। यहाँ भी एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ भी एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट, इसी में बोरोन का एक कंपाउंड आता है जिसे बोलते हैं बोरेक्स। अब बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2, Na2B4O7.10H2, ठीक है। इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो Na2B4O5 OH का होल 4.8H2। स्ट्रक्चर वाइज इसका ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब यहाँ केवल 8 वाटर मॉलिक्यूल ही हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, 8 वाटर मॉलिक्यूल ही हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, only 8 H2O molecule exist as hydrated form। हाँ जी, इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और हैं। एक होता है करनाइट। करनाइट किसे बोलते हैं, Na2B4O7.4H2O, ठीक है ना। बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3.6H2। एलेन क्या होता है, ये कुछ कंपाउंड्स हैं इनके जो आपको ध्यान रखने हैं। ये होता है AlH3(N), ठीक है ना। हाँ जी, तो जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड, अब बोरिक एसिड के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। बोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3। हाँ जी, बोरिक एसिड H3BO3। ये क्या होता है, लुईस मोनोबेसिक एसिड होता है, लुईस मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड मतलब यहाँ बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, OH OH OH, यहाँ इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अगर इधर कोई भी एलिमेंट अगर मान लो लोन पेयर दे रहा होगा, तो ये उससे लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा और खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो ये लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड, ठीक है ना, कि आर्सेनिक एसिड होता है। दिस इज एप्रोटिक एसिड, एप्रोटिक एसिड। हाँ जी, ये वाटर में जो होगा, इन वाटर में कैसे एग्जिस्ट करेगा, BOH का होल 4
और माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये कैसे होता है? बोरोन इधर OH, इधर OH, इधर OH, इसका ऑक्टेट है इनकम्प्लीट। यहाँ बोरोन ये वाटर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है तो क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा BOH OH OH और इधर आ जाएगा OH। अब ये लोन पेयर डोनेट करेगा वाटर का ऑक्सीजन और बोरोन एक्सेप्ट करेगा। डोनर एटम पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेप्टर पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव आएगा तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ड्रैग करके उसको H+ बना के वहाँ से भगा देगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा? BOH OH 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 और बोरोन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और बोरोन के नेगेटिव को अपन पूरे के ऊपर माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान रखना, वो पूरे पर जो माइनस वो बेसिकली बोरोन पर है माइनस। ठीक है ना? चलो, अब बोरोन का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड और है। बोरोन का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है B3M3H6। इसे बोराजीन या बोराजोल बोलते हैं। बोराजीन या बोराजोल। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक बेंजीन। अभी थोड़ी देर पहले बोरोन नाइट्राइड आया था, उसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के जैसा होता है और इसका स्ट्रक्चर बेंजीन के जैसा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, हाँ जी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? ये बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन बोरोन और नाइट्रोजन, यहाँ पर इन सब के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब सब जगह एक एक H लगा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे सब जगह एक एक H लगा हुआ है। अब यहाँ बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और बगल में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, इधर वाला नाइट्रोजन इसको डोनेट कर देगा, इधर वाला नाइट्रोजन इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, इस तरह से अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई बॉन्ड आ जाएंगे यहाँ पे। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसा वैसा ही है बेंजीन के जैसा। बेंजीन में भी अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई बॉन्ड होते हैं, वहाँ पर भी सब जगह H होता है। तो ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन दोनों का स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बट यहाँ एक दो पॉइंट है। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन is more reactive inorganic benzene is more reactive than organic benzene due to bond polarity क्योंकि यहाँ तो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन तो कार्बन कार्बन तो नॉन पोलर होगा। पर यहाँ नाइट्रोजन बोरोन, वहाँ तो EN का डिफरेंस है ना भाई। अगर वहाँ EN का डिफरेंस है तो पोलर होगा, पोलर बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसमें अगर आप कंसिडर करोगे तो यहाँ 12 सिग्मा होगा और 3 पाई होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, हाँ जी। चलो, ये है बोरोन फैमिली के बारे में। ठीक है ना?